हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, जो रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उस तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और इसी क्रम में जो आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है, उसको बिल्कुल बेसिक से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं हम। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इससे पहले बाल विकास को लेकर जो भी लेक्चर हुए हैं, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप एक बार उनको ज़रूर देखें, ताकि आपको बाल विकास को लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। क्योंकि बिल्कुल बेसिक से, शून्य से हम इस पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया हमने। एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा साथियों कि आप इस लेक्चर को पढ़ने से पहले रजिस्टर और पेन अपने हाथ में ज़रूर लेकर बैठें, और जो भी मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसको आप नोट डाउन ज़रूर करें। अब बिना देर किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने किशोर अवस्था को लेकर जो डिवाइडेशन है उसको समझा, किशोर अवस्था के अर्थ को समझा, विभिन्न उसकी परिभाषाओं को देखा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की, और उसके उपनाम या विशेषताओं को समझा। अब हम समझते हैं किशोर अवस्था में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास को साथियों हम कंपैरिजन करते हैं और एक साथ तीनों अवस्थाओं को याद करने की कोशिश करते हैं। शारीरिक विकास में जो हड्डियां होती है वो शैशव अवस्था के अंदर कितनी होती है? 270। बाल्य अवस्था के अंदर कितनी होती है? 350। और किशोर अवस्था के अंदर कितनी होती है? 206 हड्डियाँ रह जाती है साथियों। अब आप सोचोगे कि भाई जैसे जैसे बालक बड़ा होता है हड्डियाँ कम कैसे होती जा रही है? तो साथियों आपने इसको इसी तरीके से समझना है कि फिर वो उन हड्डियों में परिपक्वता आ जाती है, यानी परिपक्वता हो जाती है उन हड्डियों के अंदर, यानी कि एक के साथ दूसरी हड्डी जुड़कर और मजबूत हो जाती है। अब इसके अंदर भी आपको देखना है साथियों, आपको कई बार सीधा सा सवाल पूछ लेते हैं कि भाई जो किशोर अवस्था के अंदर जो अपने सबसे लंबी हड्डी है किसी भी बालक के अंदर, उस हड्डी का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है उस हड्डी का नाम है फीमर। उस हड्डी का नाम क्या है? फीमर। सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। जो हमारी जांग होती है ना, जांग जिसको अपन मारवाड़ी में बोलते हैं पिंडी, सातड़, पिंडी ऊपर छड़े जो कि सातड़ हुए ना, उसको अपन जांग बोलते हैं। वो लंबी हड्डी जो है वो फीमर कहलाती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? स्टेपिस। और वो कहाँ होगी? हमारे कान की जो हड्डी होती है ना, सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है बालक के अंदर? स्टेपिस। अब साथियों हम समझते हैं तीनों अवस्थाओं के अंदर जो दांत होते हैं वो, जैसे शैशव अवस्था के अंदर जब बालक पैदा होता है तो शून्य दांत होते हैं उसके। और सबसे पहला दांत कब आता है किसी भी बालक में? जब बालक 6 महीने का हो जाता है तब उसमें पहला दांत आता है। और जब बालक 6 साल का हो जाता है तब तक उसके पास 16 अस्थायी दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 16 अस्थायी दांत। लेकिन जैसे बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है उसके अंदर जो पक्के दांत हैं, जो अस्थायी दांत होते हैं, कच्चे दांत जिनको बोलते हैं, वो टूटकर उनकी जगह 15 दांत जो है वो पक्के दांत आ जाते हैं। और किशोर अवस्था तक आते आते उसके पास में 28 तो पक्के दांत आ जाते हैं, और 4 है ना जिसको अपन डाढ़ बोलते हैं वो और आ जाते हैं, यानी कि टोटल 32 दांत। इसमें ज़रूरी नहीं है साथियों कि हर बालक के अंदर 32 दांत ही हो। आप देख लेना बहुत से ऐसे साथी भी मिल जाएंगे जिसके किसी के 30 दांत होंगे, किसी के 28 होंगे, किसी के 31 होंगे, किसी के 32 होंगे। तो इस तरीके से कम 28 दांत जो है वो पूरे दांत आ जाते हैं किशोर अवस्था के अंदर। अब हम लंबाई का कंपैरिजन करें तो शैशव अवस्था का जो बालक है वो जन्म के समय तो 51 सेंटीमीटर का होता है, और 6 साल का हो जाता है तब 108 सेंटीमीटर का हो जाता है। अब बाल्यावस्था का जो बालक है जब प्रारंभ होती है अवस्था, यानी 7वें साल में जो प्रवेश करता है तब 108 सेंटीमीटर उसकी अवस्था होती है, और जब 12 साल का हो जाता है तब 138 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो जाती है। अब हम किशोर अवस्था के बालक की बात करें तो जब किशोर अवस्था प्रारंभ हो जाती है उस टाइम बालक जो होता है वो 138.2 सेंटीमीटर का होता है, और बालिका होती है वो 139.3 यानी बालक से 1 सेंटीमीटर लंबी होती है।
लेकिन जब किशोर अवस्था का अंत होता है यानी कि 18 साल का बालक बालिका होता है, उसमें अंतिम समय में बालक जो है वो 161, यहाँ ध्यान से समझना साथियों, बालक जो है 161.8 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है और बालिका जो है वो 151.6 सेंटीमीटर तक ही रुक जाती है। यानी कि अगर टोटल कैलकुलेशन निकालें इंच के अंदर, जब किशोर अवस्था का बालक जब किशोर अवस्था की अवस्था को पूरी कर लेता है, तब उसमें जो बालक है उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 66 इंच लंबाई हो जाती है और बालिका की जो लंबाई हो जाती है वो 60 इंच हो जाती है। अब हम अगर देखें तो वज़न का कंपैरिजन करें तो वज़न के अंदर किशोर अवस्था का जो बालक है वो, उसमें लड़के का जो वज़न है वो 65 से 70 केजी हो जाता है और लड़कियां जो है वो 55 से 60 केजी की हो जाती है। हृदय की धड़कन देखें तो शैशव अवस्था में 140 प्रति मिनट, बाल्य अवस्था में 100 प्रति मिनट और किशोर अवस्था में 72 प्रति मिनट। मस्तिष्क का देखें तो मस्तिष्क के अंदर शैशव अवस्था के अंदर पूर्ण विकास हो जाता है, किशोर अवस्था के अंदर मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है और इस किशोर अवस्था में जो मस्तिष्क का जो भार है वो 1 केजी और 400 ग्राम हो जाता है, 1 केजी और 400 ग्राम। किशोर अवस्था में जनन अंगों का भी विकास हो जाता है और जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, थायराइड ग्रंथि वो सक्रिय हो जाती है। परिणाम स्वरूप किशोर की आवाज़ कर्कश, मोटी तथा किशोरियों में मधुर या कोमल आवाज़ पैदा हो जाती है। और ये आवाज़ का जो परिवर्तन है ये किस ग्रंथि के कारण हो रहा है साथियों, थायराइड ग्रंथि के अनुसार हो रहा है। ये हुआ शारीरिक विकास किशोर अवस्था के बालकों में। अब हम समझते हैं किशोर अवस्था के बालकों में मानसिक विकास। क्रो एंड क्रो ये मानते हैं कि 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। क्रो एंड क्रो ये मानते हैं क्योंकि 16 वर्ष जो है वो किशोर अवस्था की आयु मानी जाती है और वॉटसन ये मानते हैं कि 18 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। दोनों मनोवैज्ञानिकों ने, आप इसको इसी तरीके से याद कर लो कि क्रो एंड क्रो और वॉटसन, इन्होंने क्रो एंड क्रो का मानना है कि 16 वर्ष में और वॉटसन का मानना है 18 वर्ष में। इसी अवस्था में शब्द भंडार में बढ़ोतरी, अभिरुचियों में परिवर्तन और अभिरुचियों के प्रति चिंतन ग्रसित होने लग जाता है बालक, इस अवस्था का बालक। और बुद्धि के विकास की अधिकता इसी अवस्था के बालक में पाई जाने शुरू हो जाती है। बुद्धि के विकास की, यहाँ पर बुद्धि जो है वो संवेगों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेती है इस अवस्था के बालक में। किशोर अवस्था में विश्लेषण, संश्लेषण, निर्णय, समस्या समाधान आदि गुणों का विकास हो जाता है। अब विश्लेषण संश्लेषण का मतलब होता है साथियों, विश्लेषण का मतलब होता है विस्तार से, किसी भी बात को विस्तार से समझाना, वो होता है विश्लेषण। और संश्लेषण का मतलब होता है सार, उस विस्तार से पूरी थ्योरी को समझने के बाद में जो सार है उसको समझना, वो होता है संश्लेषण। तो इस तरीके से हमने मानसिक विकास को समझा किशोर अवस्था का। अब हम किशोर अवस्था के सामाजिक विकास को समझते हैं। सामाजिक विकास में किशोर अवस्था का जो बालक होता है उसमें क्या होता है, जीवन में सर्वाधिक सामाजिक विकास किशोर अवस्था में प्रकट होता है और विभिन्न अप्रत्यक्ष घटक जैसे समाज, रीति रिवाज और परंपराएं, पुस्तकें, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र, व्यवसाय और विवाह आदि के कारण बालक के सामाजिक विकास में वृद्धि हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे बालक, आपको पता होगा सामाजिकरण किसे कहेंगे, बालक का सामाजिकरण, जब बालक समाज के जो रीति रिवाज हैं, जो समाज की मान्यताएं हैं, उनको अपनाता है तो वो उस बालक का क्या है, सामाजिकरण है। तो जब सामाजिकरण की, ये समाज के अंदर ही तो घटती है घटनाएं, जैसे कोई रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र, व्यवसाय, विवाह, ये सब समाज के अंदर घटने वाली घटनाएं हैं। तो इनके साथ बालक अगर समन्वय स्थापित करता है तो उसका सामाजिकरण है। संवेगात्मक विकास अगर देखें हम तो किशोर अवस्था को संवेगात्मक समस्याओं का काल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, संवेगात्मक समस्याओं का काल कहते हैं किशोर अवस्था को, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा होगा किशोर अवस्था को तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में संवेगों का तीव्र प्रदर्शन होता है और किशोरों का अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता, किशोरों का अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता। और इस अवस्था का जो बालक होता है उसके अंदर प्रमुख रूप से, क्योंकि टोटल तो हमने देखा होगा विलियम मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग होते हैं, लेकिन उन 14 में से जो
किसी जो किशोर अवस्था का बालक है उसमें कौन से प्रमुख रूप से संवेग पाए जाएंगे? एक तो भय, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, काम, ये सब जो संवेग हैं ये सर्वाधिक पाए जाएंगे किशोर अवस्था के बालक में। अब जो किशोर अवस्था का बालक होगा उसकी शिक्षा के लिए आप क्या प्रयास करोगे? तो उसके अंदर आपको सबसे पहले उसकी शारीरिक विकास हेतु शिक्षा के लिए आपको व्यवस्था करनी होगी, जिसमें शारीरिक विकास की शिक्षा खेलकूद और व्यायाम है, इसको आपको बढ़ाना होगा। और मानसिक विकास हेतु शिक्षा के अंदर आपको समस्या समाधान या वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करवानी होगी। समस्या समाधान विधि, बालक की क्या समस्या है उसके समाधान के लिए विधियों का अपनाना। आगे हम देखें नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि नैतिक पाठ्यक्रम या प्रेरक प्रसंग, यानी कि किसी ऐसे मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन करना, ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ बच्चों के साथ शेयर करना जिनसे उनका नैतिक विकास हो। संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षा शमन यानी सुप्रिज्म, मार्गांतरीकरण मतलब सब्लिमेशन, और क्षतिपूर्ति मतलब कंफोर्टेशन, और रेचन मतलब चित्रेसिस। ये विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां हैं। ये थोड़े वर्ड डिफ़िकल्ट ज़रूर है साथियों, लेकिन किसी भी टॉपिक को आपके लिए मैं छोड़ नहीं सकता। पहली बार ये थोड़े से शब्द ऐसा लग रहे हैं कि मुझे आपकी क्लास में थोड़े मुश्किल आए हैं, बाकी मैंने पूरी कोशिश की आपको शब्दों को इजी बनाने की, तो आप इनको ऐसे याद कर लेना एक बार। बालकों को फिर इसमें किशोर अवस्था के बालक को व्यावसायिक शिक्षा भी देनी है, और मनोवैज्ञानिक परामर्श भी देना है, और रुचिपूर्ण परामर्श भी देना है, प्लस मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी बच्चों के साथ स्थापित करना है। तो साथियों, इस तरीके से हमने आज किशोर अवस्था के अंदर जो किशोरों को लेकर जो शिक्षाएं हमें देनी है, उनके लिए कौन कौन सी शिक्षाओं का आयोजन करना है, और किशोर अवस्था के बालक का संवेगात्मक विकास कैसे होता है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, और किशोर अवस्था के बालक का मानसिक विकास कैसे होता है, और किशोर अवस्था के बालक में शारीरिक विकास कैसे होता है, इसको लेकर आज हमने अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें मेहरबानी करके, और अगर आप इसी तरीके से इस पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पे बने रहें, और इस चैनल को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं जो पहली बार रीट और सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।